नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एचएएल की मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर। वैसे पहले से ही एचएएल की तरफ से रशिया के साथ मिलकर ऐसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का प्लान किया गया था, लेकिन फिर इसमें इंजन को लेकर इशू सामने आए थे, जिस वजह से भारत इस प्रोग्राम से पीछे हट गया था। जिसके बाद एचएएल की तरफ से अभी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के साथ बातचीत किया जा रहा है कि हो सके तो वो जॉइंटली एक मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को डेवलप कर पाए। वैसे इसको आगे चल के बहुत सिविलियन और मिलिट्री सेक्टर में इस्तेमाल करने के लिए रखा जा रहा है, ताकि मिलिट्री की डिमांड को पूरा करने के बाद इस उड़ान स्कीम के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सके। इसी बीच एम्ब्रेर की तरफ से भी अपनी C390 एयरक्राफ्ट को भारत को ऑफर किया जा रहा है, जिसे वो C130J सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट का एक ऑप्शन के तौर पर भारत को ऑफर कर रहे हैं। लेकिन अभी तक एचएएल की इस मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेकर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। फिलहाल सारस मार्क 2 और हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट के बाद एचएएल अभी मीडियम लिफ्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना कदम रखना चाहता है, और ये एक अच्छा मौका हो सकता है जहां पर अगर एचएएल एक 20 टन क्लास की मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट को डेवलप कर पाता तो ये एविएशन सेक्टर में भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि भारत की सिविल एविएशन सेक्टर भी काफी बड़ा है और उसमें जितने भी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सभी के सभी फॉरेन मेड एयरक्राफ्ट है, और हमारे पास अभी एक भी इंडियन मेड एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है। तो ये काफी बड़ा मार्केट है जिसको एचएएल चाहे तो टारगेट कर सकता है, और मिलिट्री नीड को पूरा करने के बाद हम सिविल एप्लीकेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एचएएल के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। अगला अपडेट टर्किश ओरिजिन बैरक्टर ड्रोन को लेकर। सबसे पहले ये ड्रोन आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुई लड़ाई में काफी फेमस हो गया था, क्योंकि इन्होंने आर्मेनियन फोर्सेस को काफी ज्यादा डैमेज दिया था, और अभी रशिया और यूक्रेन के बीच हो रही लड़ाई में भी इनको एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें बैरक्टर ड्रोन ने हालांकि रशिया को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन आर्मेनिया की तरह रशिया की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी इतनी कमजोर नहीं है, जिस वजह से टर्की की तरफ से जितने भी बैरक्टर ड्रोन को यूक्रेन को सप्लाई किया गया था वो सभी के सभी एक एक करके मार के गिरा दिया गया था। लेकिन फिर भी ये रशियन फोर्सेस को काफी डैमेज पहुंचा चुके थे। अभी कुछ महीने पहले पाकिस्तान की तरफ से भी इन ड्रोन को एक्वायर करने की बातचीत किया जा रहा था, और आपने देखा होगा जब भी बैरक्टर ड्रोन की बात होती है तो ये लोग अपना दुम उठाकर तुरंत ही झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि इनका बैरक्टर ड्रोन के साथ कोई संपर्क नहीं था। कोई चाइनीज ड्रोन की बात होती तो वो अलग बात थी, क्योंकि उनके साथ तो इनके नाजायज संबंध है, आप सब जानते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों की बात करें तो टर्की के साथ भी इनके रिलेशन थोड़े बहुत मजबूत बन गए। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर टर्की की तरफ से इनको कोपचे में बुलाया जाता है तो ये मना नहीं कर सकते। तो इसी बीच इन्होंने भी टर्की से कुछ बैरक्टर ड्रोन को हासिल करने का फैसला किया था, क्योंकि मुफ्त में कोपचे में जाना कोई नहीं चाहता। और आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुई लड़ाई के बाद इनको लगा था कि ये ड्रोन वो भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और पहले भी एक बार इन ड्रोन को सैटेलाइट इमेज में स्पॉट किया गया था, जो कि पाकिस्तान की बेस में मौजूद था। अभी मिली कुछ रिसेंट सैटेलाइट इमेज के मुताबिक 7 अप्रैल को पाकिस्तान की मुरी एयरबेस में एक बैरक्टर ड्रोन को स्पॉट किया गया था, और अभी उम्मीद किया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास ऐसे 4 से 6 ड्रोन अभी मौजूद है जिनको टर्की की तरफ से डिलीवर किया जा चुका है, और इनको रेगुलर बेसिस पर पाकिस्तान ऑपरेट भी कर रहा है, और इनकी कोड नेम यहाँ पे रेडर रखा गया है। वैसे पाकिस्तान के पास चाइनीज ओरिजिन विंगलोंग 2 सीरीज के ड्रोन भी मौजूद थे, लेकिन जितने भी ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से एक्वायर किए गए थे वो सभी के सभी भी ग्राउंडेड कंडीशन में। तो अभी इसी वजह से पाकिस्तान चाइनीज ड्रोन को छोड़ के टर्की से बैरक्टर ड्रोन को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइनीज माल जो थे वो फुस हो चुके हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली इंडियन आर्मी में एक बहुत ही बड़ी रिफॉर्म को लाया जा रहा है, जिसका नाम अग्निपथ है, और इसको लेके काफी हंगामा भी चल रहा है, और इसे मेनली डिफेंस बजट में बढ़ रही पेंशन की बिल को कम करने के लिए किया जा रहा है। और आर्मी में बस 4 साल के लिए जवानों को इंडक्ट करने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ 17.5 साल से लेकर 21 साल के नौजवानों को इसमें शामिल किया जाएगा, और उनको जब 23 से 25 साल होगा उनको आर्मी से रिटायर करना पड़ेगा। इसके बाद वो अपने रेगुलर लाइफ में वापस जा सकते हैं, और उनमें से सिर्फ 25% को इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा अभी एक और बड़ी रिफॉर्म को भी आर्मी में करने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि आर्मी की तरफ से अपनी स्ट्रेंथ को धीरे धीरे रिड्यूस करने का फैसला किया जा रहा है, और आर्मी की टोटल स्ट्रेंथ को भी 11 लाख के आसपास रिड्यूस करने का एम रखा गया। अभी की बात करें तो अभी हमारी आर्मी की टोटल स्ट्रेंथ लगभग 13 लाख के आसपास और उससे भी थोड़ा ज्यादा है, और आने वाले 10 से 15 सालों में इसको 10 से 11 लाख तक रिड्यूस करने की बात की जा रही है। अब मॉडर्न वॉरफेयर की बात करें तो इसमें स्ट्रेंथ के अलावा मॉडर्न इक्विपमेंट ज्यादा मायने रखते हैं।
और इसी वजह से अभी आर्मी को लीनर और डेडलियर बनाने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें स्ट्रेंथ को रिड्यूस करके बाकी मैन पावर को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वेपन से इक्विप करने की कोशिश की जाएगी और इसे आने वाले 10 सालों में फेज वाइज मैनर में कंडक्ट किया जाएगा। वैसे इसके बारे में हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी ने भी बताया था कि आर्मी को अभी लीनर और मॉडर्न बनने की जरूरत है। चाइना की बात करें तो चाइना की तरफ से भी अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ को लगभग 1/3 तक रिड्यूस करने का फैसला किया जा रहा है और उस मुकाबले अगर भारत की बात करें तो भारत बहुत ही लिमिटेड नंबर में इनको रिड्यूस करने की कोशिश करने वाला है। अगला अपडेट मलेशियन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को लेकर, और अभी रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में एक और बहुत बड़ी ट्विस्ट सामने आया है। अभी 1-2 दिन पहले ही एचएएल की तरफ से बताया गया था कि रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की टेंडर में तेजस उनकी पहली पसंद है, लेकिन अभी तक मिली डाटा के मुताबिक इस टेंडर में JF-17 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा और बीच में ही JF-17 को इस टेंडर से बाहर कर दिया गया। लेकिन अभी रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की तरफ से पोस्ट किए गए पोस्टर में 4 जेट को दिखाया गया जिनको मलेशिया की तरफ से शायद नेक्स्ट राउंड में सिलेक्ट किया गया और इसमें तेजस पहले नंबर पे, JF-17 दूसरे नंबर पर, चाइनीज L-15 तीसरे नंबर पर और साउथ कोरिया की FA-50 फोर्थ पोजीशन पे मौजूद है। पहले ही पाकिस्तान की तरफ से बताया गया था कि इस टेंडर में JF-17 बाहर हो चुका है, लेकिन इस पोस्टर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इसमें अभी भी JF-17 मौजूद है। रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की तरफ से बताया गया था कि वो इसी साल के अंत में जाके विनर को घोषित करने वाले हैं और मुझे लगता है कि एक तरीके से यहाँ पे भारत पर प्रेशर को बनाने के लिए मलेशिया की तरफ से इसमें JF-17 को वहाँ पे रखा गया। वैसे अभी भी भारत की तरफ से मलेशिया को बहुत ही बढ़िया ऑफर दिया गया जिसमें भारत मलेशिया को उनकी सुखोई फ्लीट के लिए सर्विस और मेंटेनेंस फैसिलिटी को भी प्रोवाइड करने का वादा कर रहा है, जो कि अकेला भारत ही कर सकता है क्योंकि ये फैसिलिटी पाकिस्तान और चाइना दोनों मलेशिया को नहीं दे सकते और इससे अच्छा ऑफर मलेशिया को कोई भी नहीं दे सकता है। प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो तेजस को भी यहाँ पे JF-17 के मुकाबले काफी कॉम्पिटिटिव पॉइंट पर रखा जा रहा है और इसके अलावा मलेशिया को टर्की की तरफ से उनकी हुरजेट को ऑफर किया गया था जो कि अभी तक टेस्ट फ्लाइट भी उसका कंप्लीट नहीं हुआ है। रशिया की तरफ से MiG-35 को ऑफर किया गया था और मुझे नहीं लगता कि रशिया की जो इंजन इशू है उसकी वजह से वो MiG-35 को सिलेक्ट करेंगे और इटली की तरफ से यहाँ पे M346 एयरक्राफ्ट को भी ऑफर किया गया था, लेकिन अभी शायद इनमें से कोई भी मलेशिया को पसंद नहीं आया था, जिस वजह से जो मेन पोस्टर रहा है उसमें मलेशिया की तरफ से JF-17, तेजस L-15 और FA-50 को डिस्प्ले किया गया। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।